नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स और एचएएल की तरफ से है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अभी कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एचएएल के साथ 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा डील को फाइनलाइज किया गया है। इसकी टोटल वैल्यू लगभग 66,000 करोड़ होने वाली है और इस ऑर्डर में 68 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1 और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट शामिल होने वाले हैं, जो कि सभी तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अब पहले ऑर्डर किए गए 83 तेजस मार्क 1 की डील में 18 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट होने वाले थे, लेकिन ये 18 ट्रेनर वेरिएंट जो होने वाले थे वो तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के नहीं बल्कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं, जिसमें एएसआर रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तेजस की तीसरी ऑर्डर में खरीदे जाने वाले सभी ट्रेनर वेरिएंट तेजस की मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस की 9 स्क्वाड्रन होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिससे 2 तेजस की मार्क 1 और बाकी सभी तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले। लेकिन एचएएल का कहना है कि तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड की सभी पुराने यूनिट को आगे चल के तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तीसरी बैच में ऑर्डर किए गए तेजस में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदा गया है, इनकी नंबर काफी ज्यादा लग रहा है। दरअसल अभी जो एडिशनल तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इसको सिर्फ ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट करने का प्लान नहीं किया जा रहा है, बल्कि आगे चल के इनको मम-टी कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक एवरेज के तौर पर इंडियन एयरफोर्स की हर एक स्क्वाड्रन में 2 से 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं, तो उस हिसाब से 9 स्क्वाड्रन के लिए तेजस मार्क 1 फ्लीट में 18 से 36 के आसपास ट्रेनर एयरक्राफ्ट सफिशिएंट होने वाले थे। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ एडिशनल ट्रेनर वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिसे स्पेशली कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम और मम-टी कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ट्रेनर आमतौर पर आगे चल के मदरशिप के तौर पर ऑपरेट करने वाले, जो कि आगे चल के मम-टी सिस्टम और बाकी ड्रोन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करने वाले हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की रफाल फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री जैसे कि डसॉल्ट डिवीजन या एमबीडीए की तरफ से अब इंडियन एयरफोर्स के रफाल फ्लीट के लिए अपनी माइका एनजी मिसाइल को एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है। माइका एनजी माइका मिसाइल फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, जो बोथ आरएफ और इन्फेंट गाइडेड सीकर के साथ आने वाला है। फ्रेंच सोर्सेस का कहना है कि ये पुराने माइका मिसाइल के मुकाबले रफली 40% के आसपास ज्यादा रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। मतलब इसका रेंज 80 से 110 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी पहले से हमारे पास अस्त्र सीरीज की मिसाइल मौजूद है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 भी हमें 110 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करने वाला है और अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर या फिर अस्त्र मार्क 3 की अगर बात करें तो ये 350 किलोमीटर तक की वीआर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि फ्रांस की तरफ से ऑफर किए गए माइका एनजी इवन मिटियोर मिसाइल से भी कई गुना बेहतर होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ऑलमोस्ट 114 रफाल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 रफाल को ऑपरेट किया जा रहा है और अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी 26 रफाल एम को खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। तो ऐसे में इनकी वेपन पैकेज इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मायने रखने वाला है। अभी के लिए अगर रफाल की वेपन पैकेज के बारे में बात करेंगे तो ये इतना इंप्रेसिव नहीं होने वाला है, क्योंकि रफाल की एयर टू एयर लोडआउट की अगर हम बात करेंगे तो मिटियोर मिसाइल को छोड़कर रफाल के पास कोई भी अच्छा वीवीआर मिसाइल मौजूद नहीं है या कोई दूसरा ऐसा मिसाइल सपोर्ट नहीं करता है जो कि मिटियोर मिसाइल के अलावा हमें वीवीआर रेंज को प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। और माइका एनजी भी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होने वाला, क्योंकि इसको इजीली अस्त्र मार्क 1 काउंटर कर सकता है। तो इतनी बड़ी ऑर्डर करने के बाद भी अगर डसॉल्ट की तरफ से हमें इंडियन ओरिजिन मिसाइल सिस्टम के वेपन सिस्टम को रफाल में इंटीग्रेट करने का फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है। और जो ऑप्शन अभी हमको दिया जा रहा है ये भी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर ऑफर नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो ये इंडियन ओरिजिन वेपन जो होने वाले उनसे 3 से 4 गुना महंगा पड़ने वाले हैं और ऊपर से हमारे दुश्मन वेपन के मुकाबले इंफीरियर होने वाले, और तीसरा इनको एक्वायर करने के लिए हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में अभी रफाल के साथ किसी भी फ्रेंच ओरिजिन वेपन को एक्वायर करना भारत के लिए कोई फायदे की बात नहीं होने वाली है। और इतनी बड़ी ऑर्डर करने के बाद अगर डसॉल्ट की तरफ से भारत को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इंडियन ओरिजिन वेपन को रफाल में इंटीग्रेट करने से सपोर्ट करने के बजाय अपने आउटडेटेड वेपन सिस्टम को भारत को बेचने की कोशिश किया जाता है, तो ये एक तरीके से भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है।
अगला अपडेट LCA तेजस मार्क 1 की क्रैश की तरफ से है। मार्च 2024 में राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज के आसपास एक तेजस मार्क 1 फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जो कि तेजस प्रोग्राम का पहला एक्सीडेंट था। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 3 साल पुराना था और इंडियन एयरफोर्स की 18 स्क्वाड्रन में ऑपरेट कर रहा था। ये क्रैश एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान हुआ था और क्रैश से पहले पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। इसके अलावा कोई सिविलियन को भी कैजुअलिटी नहीं हुआ था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम पर कई सवाल किए जाने लगे थे। इनिशियल रिपोर्ट में बात बताया गया था कि इसमें इंजन सीजर हुआ था, जो कि इंजन की फ्यूल पंप मालफंक्शन की वजह से ट्रिगर हुआ था। लेकिन अभी HAL के CMD डॉक्टर DK सोनल की तरफ से NDTV को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कहा गया कि ये एक मेंटेनेंस इशू की वजह से हुआ था, जिसमें तेजस के डिजाइन या इसकी रिलायबिलिटी का कोई भी लेना देना नहीं था। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन में कुछ हार्ड टू रीच पार्ट होते हैं जिसको स्पेशली चेक करना पड़ता है, और इसको रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान चेक करने के लिए HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को कहा गया था, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही जरूरी होने वाला है। और HAL के चेयरमैन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मेंटेनेंस पॉइंट को अवॉइड किया गया था या ठीक तरीके से टाइम पर इनको नहीं किया गया था। 2001 से लेकर 2024 तक तेजस का एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग रिकॉर्ड एक प्राउड पॉइंट था, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था जो 23 साल तक ऑपरेट करने के बाद एक बार भी क्रैश नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि अपनी ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान भी या ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान भी क्रैश नहीं हुआ था। तो ये क्रैश एक तरीके से सिंबॉलिक झटका भी था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारत शक्ति एक्सरसाइज में PM मोदी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के सामने डेमो करने के लिए आया था, और उसके थोड़ी देर बाद ही एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स के लिए इमेज और ट्रस्ट फैक्टर का इशू भी क्रिएट करने लगा था। इनिशियली ऐसे कोई भी हादसे होने के बाद सबसे पहले कोई भी एयरक्राफ्ट को ब्लेम करने वाला, लेकिन असल में प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में नहीं था, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की खुद की गलती की वजह से हुआ था। और HAL की चीफ की तरफ से बात बताया गया कि अगर इंडियन एयरफोर्स सही तरीके से HAL की तरफ से दिए गए सेफ्टी और मेंटेनेंस नोट को फॉलो करते तो आज तक भी तेजस का 0 क्रैश रिकॉर्ड मेंटेन रहता। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है, और अभी हम इंडियन नेवी की सबमरीन प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। चक्र न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू, जो कि INS अरिहंत के पहले कमिश्निंग कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया था। उनका यह कहना है कि भारत को अपनी सबमरीन के मामले में साउथ कोरिया के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया की तरफ से जर्मनी के टाइप 209 सबमरीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर बनाने का प्लान किया गया था, और उसके बाद वो आज तक उसको स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करते आए हैं, और आज अपने इंडिजिनस KSS 3 क्लास के सबमरीन को बना रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में जर्मनी की सबमरीन के साथ कम्पीट करने लगे हैं। लेकिन भारत की तरफ से भी 1980s के टाइम पर जर्मनी की सेम टाइप 209 क्लास की यानी कि सुकुमार क्लास की सबमरीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर एक्वायर किया गया था, पर एक बड़ा करप्शन स्कैंडल की वजह से हम उस पूरे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, जिस वजह से आज भी हम हमारे सबमरीन के लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। भारत की तरफ से 1980s के टाइम पर जर्मनी की HWD के साथ एक डील को साइन किया गया था, जिसमें 4 सुकुमार क्लास की सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था। पहली 2 सबमरीन जर्मनी में बनाए गए थे और अगले 2 सबमरीन को मजगांव डॉक लिमिटेड में असेंबल किया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो एडिशनल सबमरीन को भारत खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर कर सकता था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया था, क्योंकि स्कैंडल की वजह से पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया था। कोरिया की तरफ से भी जर्मनी से टाइप 209 क्लास की सबमरीन को एक्वायर किया गया था, जिनको वो जांगबोवो क्लास के सबमरीन कहते थे। लेकिन कोरिया की तरफ से इस डील के दौरान एक एक स्टेप को सीखने का फैसला किया गया था और आगे चलकर अपनी खुद की इंडिजिनस सबमरीन को बनाना स्टार्ट किया गया था। इनिशियल स्टेज में KSS 1 सबमरीन को सिर्फ असेंबल किया गया था, फिर KSS 2 फेज में यानी कि सेकेंड फेज में टाइप 214 क्लास की सबमरीन को बेस करके सॉन 1 क्लास की सबमरीन को कोरिया की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी शामिल था। और फाइनली अभी KSS 3 क्लास की सबमरीन, जो कि क्लीन स्लेट डिजाइन है, जिसका 3000 टन के आसपास डिस्प्लेसमेंट है, इसमें AIP सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी और इवन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। मतलब सेम टाइम पर सेम सबमरीन को एक तरीके की डील में एक्वायर करने के बाद भी कोरिया आज सबमरीन को एक्सपोर्ट करने लगा है, जबकि भारत आज भी अपनी प्रोजेक्ट 75 के अंदर सबमरीन को एक्वायर करने का वेट कर रहा है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से है। अप्रैल 2025 में हुए भारत और पाकिस्तान के शॉर्ट बट इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से चाइना के सैटेलाइट से इंटेलिजेंस को लेने की कोशिश करके हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन भारत की तरफ से अपने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट को ही बेकार बना दिया गया था।
पता चला कि उस समय भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी जो पहले इंटीग्रेटेड स्पेस सेल हुआ करता था, उनकी तरफ से इसरो से प्रोजेक्ट नेत्र टूल जैसे कि रडार, टेलीस्कोप्स और लेजर रेंजिंग स्टेशन का इस्तेमाल करके चाइनीज सैटेलाइट की हर एक ऑर्बिट को ट्रैक करना स्टार्ट किया गया था। मतलब एग्जैक्टली ये पता था कि कौन सा चाइनीज सैटेलाइट किस समय हमारे S-400 बेस के ऊपर से गुजरने वाला था। और आप सभी को पता होगा कि सैटेलाइट लगातार धरती के चक्कर लगाते रहते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अलावा नॉर्मल सैटेलाइट हर समय किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही एक सैटेलाइट किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर गुजर सकता है या उसका फोटो ले सकता है। अब जब हमको पहले से ही पता था कि कौन सा चाइनीज सैटेलाइट किस वक्त हमारे S-400 सिस्टम की बेस के ऊपर से गुजरने वाला था, तो हमारे लिए चाइनीज सैटेलाइट से हमारी S-400 सिस्टम की लोकेशन को छुपाना या उनको द्वंद्व में डालना और भी आसान बन गया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि S-400 रेजिमेंट एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है और इनको बस कुछ ही मिनट के अंदर ही रिलोकेट किया जा सकता है। तो हुआ ये कि जब भी चाइनीज सैटेलाइट पास करने का प्रेडिक्शन आता था या हमारे बेस के ऊपर वो पास करते थे, फील्ड कमांडर को रियल टाइम अलर्ट मिलता था जिसमें रियल S-400 सिस्टम की पोजीशन को बदल दिया जाता था और उनकी जगह पर डिकॉय डिप्लॉय कर दिया जाता था, यानी कि ओरिजिनल लॉन्चर को मूव कर दिया जाता था और उसकी जगह पर इनफ्लेटेबल डमी या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मीटर वाले डमीज को वहां पर प्लेस कर दिया जाता था। और ये एक मेजर कारण था जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से भारत की S-400 सिस्टम को एक्यूरेटली टारगेट नहीं किया जा सका था। हालांकि वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था, उनको टारगेट किया था, लेकिन असल में उनको जो पोजीशन मिला होगा वो S-400 सिस्टम की डमी का मिला होगा, जिस वजह से वो S-400 सिस्टम को हिट करने के बदले खाली ग्राउंड को या इनफ्लेटेबल S-400 सिस्टम की यूनिट को टारगेट किए होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से जो सैटेलाइट इमेज भी शेयर किए जा रहे थे वो काफी ब्लरी दिख रहे थे, जबकि भारत की तरफ से अपनी हर एक स्ट्राइक लोकेशन की या टारगेट की क्रिस्टल क्लियर सैटेलाइट इमेज को पब्लिश किया जा रहा था। इसका मेजर कारण यह था कि जब भी चाइनीज सैटेलाइट हमारे सेंसिटिव लोकेशन के ऊपर से गुजरते थे तो तुरंत ही सिलेक्टिव जैमिंग को स्टार्ट किया जाता था, जिस वजह से सैटेलाइट इमेज की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाता था, जिस वजह से सैटेलाइट इमेज को देखकर रियल टारगेट और डमी में फर्क करना नामुमकिन होने वाला था। तो ऐसा ही कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करके भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी S-400 सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया था और चाइनीज सैटेलाइट को ब्लाइंड कर दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।